हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था पेरोक्सीसोम्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वैक्यूल्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं किस में, प्लांट सेल में, तो वो माइक्रो बॉडी के अंदर नहीं आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये होते क्या हैं। इसका इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी तक के सभी को बिल्कुल रट जाना चाहिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद ही आप सेल ऑर्गेनल्स पे आ सकते हो। सो प्लीज़ रिवाइज दैट पर्टिकुलर लेक्चर। अब आप बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे मेन तो है वो है न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होके फोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और उसी को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसकी एक फ्रेंड है जो इससे नाराज़ है, मुंह फुलाकर बैठी हुई है। उसको हमने बोला क्या, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों का काम क्या था, इसमें यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता था और इसमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता था। ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में। आप जाके वो लेक्चर लगाइए। यहाँ पे हम लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने देखा था कि यहाँ से जो प्रोटीन है वो पूरा मॉडिफाई होके बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये जो प्रोटीन निकल रहा है मॉडिफाई, यानी कि वो चॉकलेट जो पूरी रैप होके निकल रही थी बाहर अच्छे से मॉडिफाई होके, उसको हमने क्या कहा, सिक्रीटरी वेसिकल। अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर सिक्रीटरी वेसिकल जो बाहर निकला है, यानी कि जो प्रोटीन बनकर बाहर निकला है, अगर वो स्मॉल है स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। और अगर उसका स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल। ठीक है, और बड़ा किस में होगा, यहाँ पे देखिए, क्लियर कर लीजिए, प्लांट सेल में। ठीक है, वैक्यूल का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मेन इम्पॉर्टेंस ये था कि इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे लिए भी यूज़फुल है, लेकिन प्लांट सेल में इसका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा दिया है, गोल्जी एपरेटस के बारे में भी पढ़ा दिया है, और अब हम लाइसोसोम और वैक्यूल को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। अभी हमें लाइसोसोम्स के बारे में जानना है कि वो एग्जैक्टली क्या है। नॉर्मल डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर इन द एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। ये दोनों पॉइंट को आप देख सकते हैं, मैंने जो अभी डायग्राम दिखाया था उसी में क्लियर हो रहा है। एक छोटे से टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका जो सेकेंड पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। दिख रहा है ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लाइसोसोम्स के जो काम है वो क्या क्या है। ठीक है, तो सब लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और लाइसोसोम बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। अब कौन से एंजाइम्स को कंटेन करता है ये हम देख लेते हैं। प्रोटीन, अगर ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। तो अगर प्रोटीन को वो तोड़ रहा है या प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीएजेस।
और अगर फैट से रिलेटेड है तो उसको हम बोलते हैं लाइपेजेस, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेजेस। आप एक बार देख सकते हैं कि जो लाइसोसोम है उसका जो वर्ड है लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब है तोड़ देना, ठीक है। तो ये इसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है और ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, पहला है जो ये परफॉर्म करता है, पहला है एपोप्टोसिस और दूसरा है फेगोसाइटोसिस। तो पहले हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस में क्या होता है, लाइसोसोम कैसे फंक्शन करता है, ये अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेल है जिसके अंदर लाइसोसोम है और लाइसोसोम के अंदर उसके एंजाइम प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में मैंने अभी बताया, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब हम सभी को पता है कि हर एक सेल का या हर एक इंसान का एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर समय के बाद वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, और अगर सेल है तो सेल भी एक समय के बाद मर जाएगी, उसका इतना लाइफ स्पैन होगा। तो ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स का भी होता है और सेल्स का भी होता है। तो अगर ऐसे जो मरी हुई सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी जगह पे उसी को ठीक करने के लिए, ये सिस्टम को ठीक करने के लिए, ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए लाइसोसोम काम करता है। वो जितनी भी डेड सेल्स हैं, वो जितनी भी डेड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी यहाँ पे बाहर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसमें अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है वो रिलीज़ कर देता है। आफ्टर रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐश यानी कि एक राख बन जाती है पूरा, और उसके बाद वो ऑब्वियसली बात है ब्लड स्ट्रीम में जाके वो किडनी के थ्रू जो है निकल जाता है, डाइजेस्टेड एंड रिमूव्ड आउट थ्रू द किडनी, ठीक है। आपकी किडनी से वो बाहर निकल जाता है। क्या समझा हमने एपोप्टोसिस में? एपोप्टोसिस में हमने ये समझा कि जो लाइसोसोम है उसके पास बहुत सारे एंजाइम है और वो ब्रेक डाउन का काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी डेड सेल्स हैं जो मर चुकी हैं, जो हमारे लिए इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं, तो हमको उनको हटाना है, निकालना है अपनी बॉडी से बाहर। तो वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम डेड सेल्स के ऊपर डालेगा और आफ्टर दैट जब वो अपने एंजाइम्स को डेड सेल्स के ऊपर रिलीज करेगा तो जो डेड सेल्स हैं वो ऐसे ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो ऐसे ऐश के फॉर्म में या राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और ब्लड स्ट्रीम और किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ये वाले पेज पे चल रहे थे। सो कमिंग बैक टू दिस पेज, ओके। सो यहाँ पे मैंने अभी आपको जो बताया वही लिखा हुआ है, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से? लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपेज मीन्स फैट से रिलेटेड, प्रोटीएजेस मीन्स प्रोटीन से रिलेटेड, और कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ठीक है। लाइसोसोम्स का मतलब होता है लाइसिस यानी ब्रेक डाउन यानी तोड़ना, ठीक है। ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं और इसके बाद में इनका जो पीएच है वो एसिडिक होता है। अभी मैंने बताया आपको, हाँ एक और चीज़, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। मैंने अभी बताया हर पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल या फिर हर पर्टिकुलर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मर जाएंगी। तो उनको
रिमूव करना, हटाना बहुत ज़रूरी है। तो होता ये है कि लाइसोसोम जब सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल ले सकते हैं, तो जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो गई हैं, मर गई हैं, ठीक है, डैमेज हो गई हैं, तो वो जो डैमेज पार्ट है उसको वो एनग्लफ कर लेता है। एनग्लफ मतलब खा लेता है, अपने अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसी इसी के थ्रू इसको हम जब बात करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो इट इज़ मीन्ड फॉर क्लीनिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये सफाई का काम कर रहा है। टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। मैंने आपको एक समझा दिया, एपोप्टोसिस। मैंने बोला था दो सिस्टम्स होते हैं, एक तो एपोप्टोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो था वो मैंने अभी आपको सुसाइडल बैग के थ्रू समझाया। कैसे? फैगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है खाना, यानी कि आपकी जो पूरी सेल है या फिर आपकी जो पूरी सेल में जितना भी डैमेज पार्ट है उसको लाइसोसोम अपने अंदर एनग्लफ कर लेगा, खा लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसको हम अभी फूड वैक्यूल में भी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कम टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम्स को, ठीक है। तो कितने टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं? दो टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद मैंने लिखा है डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये इनएक्टिव होता है। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम, formed by the fusion of phagosome and primary lysosome, ठीक है। phagosome का मतलब फूड वैक्यूल, ठीक है। phagosome का मतलब क्या? फूड वैक्यूल। और लाइसोसोम जब साथ में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको मिलाकर हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये अभी हम आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक लाइसोसोम, हम एक बार इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि लाइसोसोम हम कंप्लीट कर चुके हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक टाइप की माइक्रोबॉडी है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि हमारा गोल्जी बॉडी प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, उसके बाद वो प्रोटीन को बाहर निकालता है। तो जब वो बाहर निकालता है तो उसको हम सिक्रीटरी वेसिकल कहते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल का अगर जो साइज़ है वो छोटा है इन प्लांट सेल, अभी हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लाइसोसोम बोलेंगे, और अगर बड़ा है तो उसको हम वैक्यूल बोलेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है। तो इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम को कंप्लीट कर लिया। लाइसोसोम क्या था? एक सिंपल टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर था, छोटा सा स्ट्रक्चर था जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फैट से रिलेटेड है लाइपेजेस, प्रोटीन से रिलेटेड है प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है। और लाइसोसोम का जो मतलब होता है वो एक्चुअली लाइसिस से रिलेटेड है वर्ड से, जो कि होता है ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है और इसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें 2 सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं, जिसके लिए ये फेमस है, और जो इसका मेन काम है, मेन फंक्शन है, वो है एपोप्टोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो एपोप्टोसिस में हमने देखा, लेट मी टेक आउट दैट डायग्राम ऑफ एपोप्टोसिस। Yeah, here it is.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपोप्टोसिस में हमने क्या देखा है, जो लाइजोसोम है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, बाहर डेड सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो डेड हो चुकी हैं। तो अब ये इनके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से ये एक राख के या ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम और किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था फैगोसाइटोसिस। मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग हम इसको क्यों कहते हैं, इसको हम आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर के ही जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर है लाइसोसोम और सेल के अंदर ही है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डैमेज है और डेड हो चुका है। तो ये अपने अंदर के ही सेल ऑर्गेनल को खा लेता है। तो इसी की वजह से इसको हम सुसाइडल या आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, मींट फॉर द क्लीनिंग। ठीक है, और यही जो मैंने बताया खा लेता है, ईट कर लेता है, यही प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इस तरीके से हमने दो सिस्टम समझे, किसके, लाइसोसोम्स के। उसके बाद में हमने देखा कि लाइसोसोम्स जो हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वैक्यूल। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स मैंने आपको बताया था प्लांट और एनिमल सेल में इनका साइज़ वेरी करता है, ये डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। मैंने सबसे पहले ही बताया था कि प्लांट सेल में जो है वो लाइसोसोम बहुत बड़ा होता है और ऑब्वियसली इसके जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस है, किसका, एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, और ये वैक्यूल है प्लांट सेल का, जिसने 90% स्पेस जो है ऑक्यूपाई करके रखा है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में जो न्यूक्लियस की पोजीशन है, अब इसने इतनी सारी जगह ले लिया कि बेचारा जो न्यूक्लियस था प्लांट सेल में वो साइड में खसक गया। उस साइड में खसक गया क्योंकि आधे से ज़्यादा स्पेस में तो यही धक्का मार के आ गया अंदर। उसके बाद में हमारा जो बढ़िया प्लांट सेल है, हमारी जो एनिमल सेल है, उसमें तो बढ़िया सेंटर पे जो है वो हमारा न्यूक्लियस आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया है, और उसके बाद में यहाँ पर जो छोटे साइज में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वैक्यूल। अभी ये क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल में कहाँ पर कौन से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, किनका क्या काम होता है। ठीक है, तो पहले तो हम वैक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल क्या है। ये मैंने बनाया है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही वैक्यूल के अंदर सेल सेप होता है। ठीक है, और हमारी जो मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही इसकी मेम्ब्रेन जो है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसके पास सेंट्रल वैक्यूल होता है और ये एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैक्यूल की वो है उसके टाइप्स। उसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे सैप वैक्यूल की। अब सैप का मतलब क्या होता है, जूस, जूस है ना, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वैक्यूल। अब सैप वैक्यूल को हम सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं, ये बात को याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। ठीक है, अब मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ कि आप कभी भी किसी पेड़ को काटिए, ठीक है, तो वहाँ से जूस निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल है, सेल है तो ऑब्वियसली वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन से वैक्यूल, सैप वैक्यूल, जिसके अंदर जूस है, तो वो जूस ही जो निकलता हुआ दिखता है वही होता है हमारे सैप वैक्यूल का एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो और क्लियरली समझ में आएगा। सैप वैक्यूल,
वैक्यूल। सो यहाँ पर सैप वैक्यूल का मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने सारी लेबलिंग की हुई है। ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये है आपका सैप वैक्यूल। ठीक है, सैप वैक्यूल है। इसने कितना ज़्यादा स्पेस कवर किया हुआ है आप खुद देख सकते हो, और न्यूक्लियस एकदम साइड में है, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। मैंने सारे नहीं बनाए हैं, सिर्फ एक बनाया है समझाने के लिए। इसमें आयंस प्रेजेंट हैं जो कि K+ आयन है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है, किसकी मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन नहीं, किसकी मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये ऑब्वियसली कौन सी सेल है, प्लांट सेल। अब हम देखते हैं सैप वैक्यूल में क्या क्या स्टोर होता है। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं, इसमें आयंस स्टोर होते हैं, इसमें वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। अब आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सिस्टम है, इतना अच्छा पूरा इवॉल्व्ड, और अब बोलना चाहिए वेल डेवलप्ड बॉडी है हमारी, कि हमारे पास किडनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके थ्रू हम फिल्टर करके एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल के पास इतना वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, तो वो वैक्यूल के थ्रू ही सारी चीज़ें कर देते हैं। तो यहाँ पर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, आयंस को स्टोर करके रखते हैं, और वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं इन द सैप वैक्यूल। तो ये बात हुई सैप वैक्यूल की। नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the another type of the vacuole, that is the contractile vacuole। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि पानी। एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पानी जो है वो लार्ज अमाउंट से थोड़े, यानी कि कम अमाउंट की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन, द ट्रैवलिंग ऑफ द या द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द लार्ज अमाउंट टूवर्ड्स द from the large concentration towards the lower concentration through the semi-permeable membrane is called osmosis। हमारे पास, हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये एक टंकी है, ठीक है, क्लियर, ये एक यहाँ पर टंकी है, और टंकी में जो है वो पानी भरा हुआ है, लेकिन एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम। कैसे, देखिए, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा पानी है, ये बीच में एक चैनल है जो डिवाइड कर रहा है, और ये चैनल क्या है, ये चैनल जो है वो है सेमी, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ चुके हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। इसमें ऐसे बहुत सारे, समझ लीजिए एक झिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे एक झिल्ली फंसा दी गई है जिसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है वो वाटर जो है वो मूव कर रहा है किसके टूवर्ड्स, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस पूरी चल रही है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल from the higher concentration towards the lower concentration
थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये आपको क्लियर हुआ। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। और उसके बाद उसका एग्जाम्पल जो है वो है एनिमल्स और फिशेस। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है कि वो जो, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फिश का एग्जांपल लेते हैं तो फ्रेश वाटर की जो फिशेस रहती है, यहाँ पर हम कौन सी फिशेस का एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रेश वाटर फिशेस का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर की जो फिशेस रहती हैं, आप बताइए उसके जो फिश की बॉडी है उसके अंदर जो पानी है उसका अमाउंट और जो वाटर है, फ्रेश वाटर है जहाँ पर वो प्रेजेंट है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा किसका होगा, जो बाहर प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पर वो प्रेजेंट है, रिवर में, सी में, नदी में, जहाँ पर भी वो प्रेजेंट है फ्रेश वाटर में, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेश वाटर का जो बाहर वाला जो पार्ट है जो उसकी बॉडी के अंदर वाले पार्ट से ज़्यादा है। तो मैंने अभी आपको टंकी वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया कि बाहर से अंदर आ रहा है, यानी अंदर आ रहा है तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ आ रही है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और उसी को रेगुलेट करता है कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, अब ये एक सेल बनी हुई है, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें जो मेन चीज़ है वो चीज़ मैं आपको शो करूँगी, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, वाटर इज फिलिंग इन द वैक्यूल। अगर आप सोचिए आपके पास तो किडनी है वाटर को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, हम पानी पीते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास में एक पूरा सिस्टम है जिसको हम किडनी बोलते हैं। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट कर देता है, लेकिन इनके पास नहीं है किडनी, फिशेस के पास थोड़ी किडनी है, इनके पास में क्या है, इन प्लेस ऑफ किडनी दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद में हो क्या रहा है कि बाहर से जो पानी है वो अंदर आएगा। अब आप इमेजिन कीजिए बाहर से पानी अंदर आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जब सेल जो है वो फट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए नहीं होता। ये क्या करता है, ये वाटर सबसे पहले अंदर ले लेता है, उसके बाद में ये वाटर को रिलीज कर देता है, कहाँ, बाहर। पहले तो उसने अंदर ले लिया, उसके बाद उसको जहाँ पर भी यूज़ करना है वाटर को वो वहाँ पर यूज़ कर लेगा। उसके बाद अगर वाटर बचा है जो हमारे यूज़ का नहीं है, हमको काम नहीं है उसका, तो वो बोलना चाहिए, आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो वो भरेगा और फिर उसके बाद पानी को फेंक देगा। तो इस तरीके से वो पानी को रिलीज़ कर देता कि अब बस इतने की ही मुझे ज़रूरत थी, बाकी का काम मैंने कर लिया, तो वो रिलीज़ कर देगा वाटर को। यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मिंग ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने बाहर से, जैसे नल आया, ठीक है, हमारे घर में नल का सिस्टम है, नल आया, हमको पानी भरना है, बहुत सारे हमारे यहाँ बाल्टी, घमेला, सारी चीज़ें हैं, टंकी है। अब हमने ये समझ लो कि ये आपका पूरा जो पीछे का जो एरिया है, आपके घर का जो पीछे का आंगन है, जहाँ पे बाल्टी, घमेला, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, छोटी बाल्टी, मीडियम साइज़ की बाल्टी, सब कुछ, ठीक है। तो आपको वो सारी बाल्टियों को जो है वो भरना है। अब आपका काम ये है कि आपने वो सारी बाल्टियों को, यहाँ से वाटर तो ले लिया अंदर, कहाँ लिया, एक बड़े काय में, टैंक में बोल सकते हैं, या एक बड़ी
टंकी में आपने ले लिया, अब वो टंकी का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जहाँ जहाँ पर भी पानी को पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देगा, लेकिन उसके बाद भी पानी बच रहा है तो वो क्या करेगा, वो पानी को रिलीज़ कर देगा, बाहर फेंक देगा। यानी कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो हम उसको ले जाके बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हमको उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर को फिल करता है, रिलीज करता है, परफॉर्म करता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसके बाद में जो थर्ड वैक्यूल है वो है फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल किस में होता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। और उसके बाद लास्ट है गैस वैक्यूल। ठीक है, सो हम फूड वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और गैस वैक्यूल का जो एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं पहले आपको गैस वैक्यूल के बारे में बता देती हूँ। गैस वैक्यूल का काम एक्चुअल में होता है कि वो गैसेस को स्टोर करके रखता है, और वो जो है जो भी ऑर्गेनिज्म है ये, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, उसको फ्लोट करने में मदद करता है। और इसको हम स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं, स्यूडो वैक्यूल भी कहा जाता है। इसका डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए, ये बोलना चाहिए स्यूडो वैक्यूल कहा जाता है। ये गैसेस को स्टोर करता है और इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो है ब्लू ग्रीन एल्गे भी एक एग्जाम्पल है। जब ये लोग पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं तो वो किसकी वजह से, वो इसी की वजह से करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अब लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है वो है फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल में हमने किसका एग्जाम्पल लिया, अमीबा और पैरामीशियम का। ठीक है, तो अभी हम अमीबा के एग्जाम्पल से ये जो है फूड वैक्यूल को समझ लेंगे कि फूड वैक्यूल एक्चुअल में क्या काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस चल रही है। जैसा कि हमने लाइसोसोम में पढ़ा था, कोई भी चीज़ को एनग्लफ कर लेना, खा लेना, उसी को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, मैंने सब कुछ लेबल किया हुआ है। फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, एक जो प्रेजेंट है वो लाइसोसोम प्रेजेंट है, और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है इसके पास में, और साथों साथ न्यूक्लियस तो होगा ही ऑब्वियसली। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये है खाना, ये खाना आ गया। ठीक है, तो ये इसको बड़े अच्छे से देख रहा है कि हाँ हाँ मेरा खाना आ गया। तो उसके बाद में ये क्या करेगा, सेकेंड स्टेप जो इसकी रहेगी वो ये रहेगी कि ये अपने आप को ऐसे कप लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है, या जो फूड को एनग्लव करने के लिए इसको जो शेप लेने की ज़रूरत है वो शेप में ये ढल जाएगा, ऐसे कप लाइक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फूड को एनग्लव कर लेगा, यानी अंदर खींच लेगा अपने अंदर। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइसोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, याद कीजिएगा, फूड वैक्यूल फैगोसोम्स। ठीक है, हम फूड वैक्यूल को ही फैगोसोम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम फैगोसोम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो फूड वैक्यूल में क्या है, खाना भर गया। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, अब ये होगा, मैंने आपको बताया था दो टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है फैगोलाइसोसोम, जो फ्यूजन के थ्रू बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड लाइसोसोम। यही हमने पढ़ा था, अगर आप पीछे बैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही हमने पढ़ा था। तो होता क्या है कि जो फैगोसोम या फूड वैक्यूल है और जो लाइसोसोम है वो साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, ये सिस्टम काम करता है, और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के पास प्रेजेंट होते हैं, वो किसको दे देता है, फैगोसोम को या फूड वैक्यूल को दे देता है। उसके बाद में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में ये दोनों ऑब्वियसली अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके पास डाइजेशन कंप्लीट हो गया है,
और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसकी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किसकी बॉडी के थ्रू? अमीबा की बॉडी के थ्रू। सो लेट्स रिवाइज। सो यहाँ पे हमने देखा कि फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल अमीबा में क्या काम करता है? फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। यहाँ पर खाना आया, खाने को उसने एनग्लव किया, कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लाइजोसोम भी प्रेजेंट था। लाइजोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों साथ में फ्यूज़ हुए, उन्होंने सेकेंडरी लाइजोसोम या फैगोलाइजोसोम का फॉर्मेशन किया। तो जो लाइजोसोम था उसने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसको दे दिए? फूड वैक्यूल को दे दिए। तो इसी से उसने जो खाना था वो बड़े अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया। फिर दोनों अलग हो गए, खाना डाइजेस्ट हो गया और जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो अमीबा की बॉडी से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये था फूड वैक्यूल। टाइप्स ऑफ वैक्यूल हमने देख लिया, उसके बाद हमने गैस वैक्यूल भी देख लिया। अब आखिरी में सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस क्लास, वी स्टडीड अबाउट द गैस वैक्यूल, जो कि गैसेस स्टोर करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है जिसको हम स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। ये फ्लोट करने में मदद करता है। उसके बाद हमने देखा सैप वैक्यूल के बारे में। सैप वैक्यूल में हमने देखा कि सैप वैक्यूल बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, आयंस, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, और ये काफ़ी एरिया, कोई भी वैक्यूल हो जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, वो बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। 90% ऑफ द एरिया को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद हमने देखा फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के बारे में हमने फैगोसाइटोसिस के थ्रू समझा कि कैसे फैगोलाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है और डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल का, वो कैसा होता है। एक सिंपल एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर सेल सेप प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। उसके बाद हमने देखा कि वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में स्मॉल यानी छोटे होते हैं, और जो प्लांट सेल में है उसमें बड़े होते हैं, और उसी की वजह से जो है न्यूक्लियस साइड में रहता है और हमारी सेल यानी एनिमल सेल में जो है वो सेंटर पे रहता है। उसके पहले हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ लाइजोसोम, प्राइमरी लाइजोसोम्स, सेकेंडरी लाइजोसोम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स में जो इनएक्टिव है। अब यहाँ भी मैंने बताया था फैगोलाइजोसोम मतलब फूड, और सेकेंडरी और प्राइमरी लाइजोसोम का जब फ्यूजन होता है तो फैगोलाइजोसोम बनता है। ठीक है, जिसकी मदद से फूड डाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं बैक टूवर्ड्स द लाइजोसोम। सो इसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सारी चीज़ें जो हैं वो अब कंप्लीट कर ली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश्ड, गोल्जी बॉडी फिनिश्ड, लाइजोसोम फिनिश्ड, वैक्यूल फिनिश्ड। लाइजोसोम छोटा सा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल के अंदर, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है और वो साइटोप्लाज्म में जो है वो बिखरा हुआ रहता है। उसके एंजाइम्स होते हैं लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेजेस। वो 2 सिस्टम परफॉर्म करता है, एपोप्टोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। So this is all about the lysosome and the vacuoles. I hope you liked the lecture. Please keep watching the videos and please do subscribe my channel. Thank you.